वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का व्याकरण पढ़े और व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है संवाद लेखन। संवाद लेखन का ये सेशन नंबर पहला है। हिंदी या व्याकरण की जो अलग अलग विधाएं होती है, साहित्य की जो अलग अलग विधाएं होती है, उसमें से जो कहानी उपन्यास होते हैं उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बात होती है उसमें संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपके एग्जाम में भी इस प्रकार से संवाद लेखन पर अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि संवाद लेखन आपको टॉपिक दिया जाते हैं और उस पर प्रश्न लिखने होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डायलॉग राइटिंग। तो ये संवाद लेखन किस प्रकार से लिखना चाहिए, उसको किस प्रकार से अच्छा लिखकर हमें अच्छे अंक प्राप्त करना चाहिए, इसको हम देखेंगे संवाद लेखन के इस सेशन में। अब हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है उसे ही हम क्या कहेंगे, संवाद या फिर वार्तालाप। अब मैं अकेली बात कर रही हूँ नहीं, हम लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, तो संवाद करते समय दो या दो से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि संवाद दो से अधिक लोगों के बीच में या व्यक्तियों के बीच में होता है। संवादों को ही हम दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे, वार्तालाप या बातचीत। तो अब देखते हैं संवाद लेकर हम किसे कहेंगे। दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों की बातचीत का ढंग अलग अलग होता है, उसके संवाद को उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। अब देखिए, जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो वह हम बोलते हैं मौखिक रूप से, लेकिन उसी संवादों को, उसी वार्तालाप को जब हम लिखित रूप देते हैं, तो ऐसे लिखित रूप को अब बातचीत करने के अलग अलग ढंग होते हैं। संवाद को हर पात्र के अनुसार लिखे जाते हैं, तो हर व्यक्ति के अनुरूप, हर पात्र के अनुरूप अलग अलग ढंगों से लिखे गए संवादों को ही हम लिखित रूप में जब लिखते हैं तो ऐसे वार्तालाप को कहते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अब संवाद लिखते समय हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखना है, उसका हम संक्षिप्त जानकारी हासिल करते हैं। संवाद छोटा तथा प्रभावपूर्ण हो। अब देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तो इसमें हम लंबे चौड़े बातचीत वार्तालाप के संवाद होते हैं, लेकिन जब हम उसे लिखित रूप में लिखते हैं तो संवाद ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे और प्रभावशाली, प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संवाद की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। अब देखो, संवादों की जो भाषा होती है, अब छोटे बच्चे और बड़े बच्चे, इसके भाषा के जो संवाद होंगे उसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा ना। तो उसी के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार उसमें भाषा होनी चाहिए। जैसे कि पुत्र और माता या बेटा और पिता, इनमें जब संवाद होंगे तो उन व्यक्तियों के अनुरूप संवाद होने चाहिए कि माता के संवादों के संवाद अलग प्रकार के होंगे और बेटा या बेटी के संवाद अलग प्रकार के होंगे। उसी प्रकार दो दोस्तों के बीच के संवादों में परिवर्तन होगा या नहीं होगा ना। तो उसी के अनुसार लोगों के या व्यक्तियों के या पात्र के अनुरूप हमें संवादों की भाषा सरल और प्रभावपूर्ण लिखने चाहिए। संवाद लिखते समय उसी के अनुसार हाव भाव दर्शाते होने चाहिए। विषय का ध्यान रखकर उससे संबंधित बातें हो। अब संवादों के लिए देखो, आप आपको जब संवाद लेखन पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको विषय दिए जाते हैं या तो फिर पात्र दिए जाते हैं। तो दो पात्रों के बीच में अगर हमें संवाद लिखने हैं तो जो विषय का हम चुनाव करते हैं उस विषय के संबंधित ही हमारे संवाद होने चाहिए। संवाद बोलते समय अपनी शारीरिक मुख मुद्रा संवाद के भाव के अनुसार ही होनी चाहिए। अब देखिए, जब हम पात्र के अनुसार संवाद लिखते हैं तो उसकी शारीरिक मुद्रा, अब देखो अगर पात्र है, दो दोस्त दोनों गुस्सा में है तो संवाद में भी थोड़े उसी प्रकार से होने चाहिए। लेकिन जब पात्र कुछ विनोद कर रहे हैं तो उसके अनुसार हास्यात्मक संवाद होने चाहिए या विनोदात्मक संवाद होने चाहिए।
एक साथ अनेक संवाद न हो, जैसे कि हमने पहला ही पॉइंट देखा था कि संवाद कैसे होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, उसमें एक साथ अधिक ज्यादा वाक्य नहीं होने चाहिए। भाव और विषय के अनुसार बलाघात, रुकना आदि क्रियाएं करना चाहिए। अब देखिए, जब हम संवादों को लिखते हैं तो पात्र के अनुसार उनके जो भाव होंगे उनके अनुसार हमें वाक्य में, संवादों में बलाघात होने चाहिए, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर ठहरना है। अब देखो, हम जब बातचीत करते हैं तो कंटिन्यूसली हम लगातार नहीं बोलते, कभी कभी हम बातचीत करते समय थोड़े रुकते हैं, फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, थोड़ी पॉज भी लेते हैं, या फिर क्या करते हैं, हम बोलते समय कभी कभी कुछ शब्द पर ज्यादा जोर देते हैं, या फिर कभी कभी कुछ शब्दों पर या कुछ वाक्यों को हम कम बलाघात करके हुए बोलते हैं। अब ये जब हम बलाघात और रुकना क्रियाओं जैसी बात आती है, तब हम व्याकरण के जो विराम चिन्ह होते हैं उन विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी हम शब्दों के अनुरूप अगर विराम चिन्ह परिवर्तित हो जाए तो उसका अर्थ भी अलग हो जाता है। जैसे कि रोको मत जाने दो, इस वाक्य को हमने विराम चिन्ह के भाग में पढ़ा था कि जहां पर हम विराम चिन्ह लगाएंगे उसी के अनुसार वाक्यों के अर्थ हमें समझ में आते हैं। तथा बलाघात देते समय अगर हमें आश्चर्य हो रहा है तो हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाने चाहिए, या फिर हम डर गए हैं, खुश हो गए, ऐसे समय भी हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा सकते हैं। या फिर जब हम एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए। तो इस अनुसार हमें अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग करके व्यक्तियों के भावों को व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोष्टक का भी प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों में जो कोष्टक होता है, जिसे हम कॉमा भी कह सकते हैं या हम ब्रैकेट कहते हैं उसे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या होता है कि जो वाक्य संवाद बोलते हैं पात्र, उनके कौन से भाव को दर्शाना है। अगर क्रोध में बोलना है, पिताजी क्रोध में बात कर रहे हैं, तो आप वहां पर लिखेंगे ब्रैकेट में पिताजी जो संवाद बोल रहे हैं वो लिखेंगे, और फिर उसमें लिखेंगे ब्रैकेट में क्रोध। या दो दोस्तों के बीच में वार्तालाप रहे और वह कुछ हंसी मजाक की बातें करे, तो आप वहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में हंसकर या फिर रोकर, चिढ़ाकर। इस प्रकार से आपने देखे होंगे ना, आपके 6ठी और 7वीं कक्षा में आपको जो चैप्टर थे ऐसे ऐसे और फिर पापा खो गए, उसमें देखो किस प्रकार से संवाद दिए गए, तो ब्रैकेट में भी लिखे गए जो भाव उनको दर्शाने होते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग विराम चिन्हों के प्रयोग से पात्रों के संवादों में कौन से भाव आ रहे वह दर्शा सकते हैं। अब जो संवाद लेखन होते हैं उसका इस्तेमाल अधिकतर बहुत सारी विधाओं में होते हैं, साहित्य की, उपन्यास, कहानी में भी होते हैं, लेकिन अधिकतर संवाद लेखन नाटक, एकांकी, धारावाहिक, सिनेमा आदि संवादों पर ही आधारित होते हैं। इस प्रकार हम संवाद लेखन को, संवादों को ही बातचीत या वार्तालाप कहेंगे। तो अब देखते हैं संवाद लेखन की डेफिनेशन, परिभाषा। विचारों के आदान प्रदान के मौखिक रूप को लिखित रूप में प्रकट करना ही संवाद लेखन कहलाता है। अब देखो, यहाँ पर मैंने दो दोस्तों के बीच में संवाद लेखन लिखा हुआ है। हमारा जो विषय दिया गया है, दो मित्रों के मध्य केबल टीवी पर संवाद। अब देखिए, आपको अलग अलग पात्र दिए जाएंगे। कभी कभी यह पात्र सजीव भी हो सकते हैं, कभी कभी यह पात्र निर्जीव भी हो सकते हैं। जैसे कि पेन और पुस्तक का संवाद, टेबल और कुर्सी का संवाद, जल और नाव का संवाद, फूल और टहनी का संवाद, डाली का संवाद, या फिर धातुओं के रूप में जो होते हैं सोना और चांदी, इनके बीच के संवाद भी आपको पूछ सकते हैं। या फिर हमारे मन के जो भाव होते हैं, क्रोध और हास्य, इनके भी बीच के संवाद आपको पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार जो पात्र दिए जाएंगे उसके अनुसार आपको संवाद लिखने होंगे। यहाँ पर आप देखो, दो मित्रों के बीच में संवाद हमें लिखना है और विषय क्या दिया गया है, केबल टीवी पर आधारित। अब जो हमारा विषय है, दो मित्रों के मध्य केबल टीवी पर संवाद,
तो हमारा विषय क्या है, केबल टीवी पर आधारित संवाद लेखन करना है दो दोस्तों के बीच में। अब हम क्या करेंगे, दो दोस्तों को नाम दे देंगे। अब यह नाम आपको आप अपने मन से दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है वह आप देंगे। अब यहाँ पर दो मित्र, तो यह लड़के भी हो सकते हैं या लड़कियां भी हो सकती है। तो आप लड़कियों को दो दोस्तों के बीच में वार्तालाप के रूप में संवाद लेखन कर सकते हैं, या दो लड़के के दोस्तों के रूप में आप संवाद लेखन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दो मित्रों को नाम दिया है, एक का नाम है राम और दूसरे लड़के का नाम है मोहन। अब देखते हैं दो दोस्त जब मिलते हैं तो उनमें किस प्रकार से संवाद होते हैं। राम मोहन से बातचीत कर रहा है और यहाँ पर मैंने देखो निर्देशित चिन्ह लगाया। अब वो क्या, जैसे मित्र को मिलता है पहले कहता है नमस्कार मित्र, कैसी बीत रही है छुट्टियां। उसने प्रश्न पूछा है इसलिए प्रश्न चिन्ह दिया गया है। उस पर मोहन उत्तर देता है नमस्कार, इस वर्ष कहीं घूमने जाना नहीं हुआ, अतः कुछ बोरियत महसूस हो रही है। सारा दिन टीवी देखना भी उचित नहीं लगता। अब मोहन के बाद राम कह रहा है, अरे आजकल तो केबल टीवी पर अनेक कार्यक्रम आते हैं, सो अच्छा मनोरंजन होता है। अब देखो यहाँ पर अरे के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। असंख्य चैनल्स पर अनेक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी आते हैं। इस प्रकार राम और मोहन में संवाद हो रहे हैं और उसको हमने मौखिक संवादों को लिखित रूप में लिखा हुआ है। आगे संवाद लेखन कंटिन्यू है। मोहन, हाँ, केबल टीवी ने तो क्रांति ला दी है। संगीत, धर्म, समाचार, जंगली जानवरों के वीडियो, फिल्में, कार्टून्स, क्या नहीं है यहाँ। और तो और अब घर बैठे नाप तोल जैसे चैनल्स के द्वारा खरीदारी भी संभव है। हाँ, नेत्र दृष्टि और मानसिक स्वास्थ्य को जरूर दुष्प्रभावित करता है। अब देखो मोहन ने टीवी के कौन कौन से उपयोग होते हैं इसका वर्णन भी किया अपने संवादों के द्वारा, और फिर उसका अति प्रयोग करने से किस प्रकार से उसके द्वारा हानि होते हैं उसके बारे में बताया गया कि नेत्र दृष्टि और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर होता है। अब मोहन के संवाद के बाद किसका संवाद आएगा, राम का। राम, हाँ, अब देखो हाँ के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया गया है। आजकल घर घर में इस केबल टीवी ने घर कर लिया है। महिलाएं तो अधिकांश समय इसी पर बिताती है। वैसे अगर एक सीमा में इसको देखे तो यह एक वरदान सरीखा भी है। तुम्हारी दादाजी के गांव में भी केबल टीवी है क्या? प्रश्न चिन्ह दिया गया है, इससे पता चलता है कि प्रश्न पूछा है। अब राम के बाद मोहन का संवाद लेकर, हाँ, क्यों नहीं, आजकल इसकी पहुंच सभी जगह है। गांव में भी इसने क्रांति ला दी है। अच्छा मित्र, चलो अब पास के पार्क में मैं टहलने जा रहा हूँ। राम का संवाद, अवश्य मित्र, मुझे भी बाजार जाना है, विदा। तो इस प्रकार हमने दो मित्रों के बीच में किस प्रकार से वार्तालाप होता है, किस प्रकार से संवाद होता है, उसको लिखित रूप में लिख लिया है। तो इस प्रकार हमें संवाद लेखन लिखते समय दो दोस्तों के बीच में संवाद लिखना है। अब यहाँ पर आपको विषय दिया गया था, इसलिए दो मित्रों के बीच में टीवी पर संदर्भित वार्तालाप हमने लिखा। अब आपको एग्जाम में पात्र और विषय अलग अलग होंगे, उसके अनुरूप आप एक अच्छे से संवाद लिख सकते हो। तो बच्चों, रचना विभाग का संवाद लेखन यह व्याकरण का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।